तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में मतलब कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे उन्हें 2036 तक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है? तो ये हस्ताक्षर अभी हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन इनके द्वारा की गई है। अब ये पूरा मैटर है क्या, तो इसे हम समझ लेते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, ये तो होता है 5 साल का। लेकिन राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति रहेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है, मतलब कि यह कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति ये रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक थे, तो ये 1950 से लेकर के 1962 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे, मतलब कि ये 3 बार रहे हैं। यदि हम बात करें रशिया की, तो रशिया का जो संविधान है इसके अनुसार यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये 4 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 4 साल मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो देखिए इसकी कुछ हिस्ट्री है। जैसे कि हम व्लादिमीर पुतिन की ही बात करें, ये सबसे पहली बार रशिया के प्रेसिडेंट कब बने थे, 2000 में। और यहाँ का संविधान ये कहता है कि 4 साल के लिए राष्ट्रपति तो बनाए जाएंगे लेकिन लगातार 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि ये पहली बार 2000 में बने, 2000 से 2004 तक इनका पहला कार्यकाल रहा। इसके बाद 2004 से 2008 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहा। तो संविधान यही कहता है कि 4 साल के लिए पद रहेगा तो 4 साल के लिए रहा, लगातार 2 बार से अधिक नहीं होगा। तो लगातार 2 बार मतलब कि 2000 से 2008 तक ये रहे थे यहाँ के प्रेसिडेंट। अब संविधान के अनुसार अब ये आगे यहाँ के प्रेसिडेंट तो नहीं रह सकते, तो इसके बाद 2008 में ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। 2008 से लेकर के 12 तक ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। 8 साल प्रेसिडेंट, इसके बाद 4 साल प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद 2012 में फिर से इन्होंने चुनाव जीता और फिर से ये यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। अब इन्होंने सोचा कि ये जो 4-4 साल वाला सिस्टम है, जैसे कि 2012 में प्रेसिडेंट बने हैं, 4 साल बाद 2016 में फिर से इन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तब इन्होंने एक संशोधन करवाया और उस संशोधन के बाद खुद इसमें साइन किया, जिसके बाद से कुछ नियम बदले गए। जैसे कि जो 4-4 साल वाला मैटर था, 4-4 साल में चुनाव लड़ने वाला, इसे समाप्त करके इसकी जो अवधि थी ये 6 साल कर दी गई, 6 साल की गई। जिसके बाद से ये 2012 से लेकर के 2018 तक यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। ठीक बात है। इसके बाद फिर से इन्होंने चुनाव जीता है 2018 में, और इस 6 साल की अवधि को यदि देखा जाए तो 2018 से लेकर के 2024 तक ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। अच्छा, भारत की यदि हम बात करें तो भारत में जब कोई भी बिल लाया जाता है, ये कानून कब बनता है, जब भारत के राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर करते हैं। तो रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, तो अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ के संविधान में संशोधन किया है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह का रेफरेंडम करवा लिया है, जिसके अनुसार यहाँ के संविधान में जो लगातार शब्द था, जैसे कि अभी मैंने बताया है कि 4-4 साल की अवधि में रहेगा, तो 4 साल की अवधि को इन्होंने समाप्त किया 2012 में, जो कि कर दिया गया 6 साल। इसके बाद लगातार शब्द भी था कि लगातार 2 बार से ज़्यादा कोई यहाँ का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। तो अब इन्होंने लास्ट ईयर ही 2020 में इसमें भी संशोधन कर दिया है कि इस लगातार शब्द को हटाया जाए। जैसे कि इनका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा था, ये अब नहीं होगा। कहने का मतलब है इन्होंने ये जो हस्ताक्षर किए हैं, इस हस्ताक्षर करने के बाद अब ये चाहें तो 2036 तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब कि खुद के लिए इन्होंने खुद ही नियम बना लिया है और अब ये इन्होंने इसमें साइन भी कर दिया है। और यहाँ की जो संसद है ड्यूमा, इसने तो लास्ट ईयर ही इसमें संशोधन करके इसे पारित कर दिया था। तो अब यदि हम बात करें रशिया की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसकी कैपिटल है मॉस्को, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अभी हाल ही में जो ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें ये टॉप पर है, दूसरे स्थान पर। मतलब कि भारत की तरफ से तो पहला, और ओवरऑल दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। यहाँ की करेंसी क्या है, तो ये है रूबल। संसद का नाम अभी मैंने बताया, ये है ड्यूमा। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो हाल ही में रशिया के द्वारा बैकाल सी, जो कि विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, यहाँ अंडर वाटर टेलीस्कोप ये लॉन्च किया गया। इसके अलावा इंसानों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन ये रशिया के द्वारा ही रजिस्टर करवाया गया था, इसका नाम था स्पुतनिक 5। और अभी हाल ही में इसने जानवरों के लिए भी पहला कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करवाया है, जिसका नाम है कार्निवाक कोव। और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है।
हाल ही में किस राज्य ने सदन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधानसभा के प्रावधानों में संशोधन किया है? तो ये संशोधन अभी हाल ही में हरियाणा के द्वारा किया गया है और इसने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो कभी भी जब सदन में बिल पास होता है या किसी भी मुद्दे पर जब बातचीत चलती है या बहस होती है, तब जो नेता होते हैं इस बहसबाजी में अपनी मर्यादा को भी लांघ जाते हैं। तो यहाँ जो संशोधन किया गया है रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत, पहला तो ये है कि जब कभी भी सदन में प्रश्नकाल चल रहा होगा तब यहाँ दो मंत्रियों का होना अनिवार्य है, मतलब कि कंपलसरी है। हालांकि दो मंत्री से अधिक भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन दो का मौजूद होना तो कंपलसरी कर दिया गया है। दूसरा ये है कि विरोध की स्थिति में जो नेता है ये दस्तावेजों को नहीं फाड़ सकते, इस तरह की कोई भी कृति यहाँ मंजूर नहीं की जाएगी। इस तरह से यहाँ संशोधन किया गया है। अच्छा, यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल ये होता क्या है? तो संसद या विधानमंडल की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है यही कहलाता है प्रश्नकाल, जिसमें कि पहले से ही निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, ये प्रश्नकाल ये कितने तरह के होते हैं? तो ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टार्ड यानी कि तारांकिक प्रश्न, दूसरे होते हैं अतारांकिक प्रश्न। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो तारांकिक प्रश्न होते हैं इसका जवाब मौखिक देना होता है और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि जो अतारांकिक प्रश्न होते हैं मतलब कि अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं इसका जवाब लिखित देना होता है और इसके बाद किसी भी तरह का पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो यही है प्रश्नकाल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो हरियाणा के सदन में अब जब जब कभी भी प्रश्नकाल चल रहा होगा तो यहाँ दो मंत्रियों का होना अनिवार्य है और दस्तावेजों को नहीं फाड़ा जा सकता। तो अब यदि हम बात करें हरियाणा की, इसकी राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। सुल्तानपुर और कलेश्वर दोनों ही नेशनल पार्क स्थित है हरियाणा में। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में हरियाणा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत यहीं से की गई है और यहाँ भी हाल ही में पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत हिसार से की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वियतनाम के अगले प्राइम मिनिस्टर ये भी हाल ही में बन गए हैं फाम मिन चिन। अब यदि हम बात करें वियतनाम की, जो कि एक एशियाई कंट्री है, इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामी डोंग। भारत और वियतनाम के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है विम्बेक्स। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जनवरी 2021 में ही भारत के द्वारा वियतनाम को चावल निर्यात किया गया। और भारत और वियतनाम के बीच यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में डिस्कस करें तो मैंने आप लोगों को एक पॉलिसी के बारे में बताया था, लुक ईस्ट पॉलिसी। जब भारत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब उस समय लुक ईस्ट पॉलिसी लाया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी कहने का मतलब है कि पूर्व के देशों की ओर देखो। इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तब इन्होंने कौन सी पॉलिसी लाई? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब कि पूर्व के देशों की तरफ देखना बस नहीं है, उनके साथ संबंधों को भी मजबूत बनाना है। तो इस तरह यदि देखा जाए तो दोनों ही देशों के बीच बहुत ही अच्छे संबंध हैं। आप लोगों ने एक संगठन का नाम सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान। कुल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। इन 10 में से भारत भी इसका सदस्य है और वियतनाम भी इसका एक सदस्य है। साथ ही भारत का जो चाइना वाला मुद्दा है, वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही वियतनाम का दुश्मन ये भी चाइना है और भारत के साथ चाइना ये हमेशा से ही खुन्नस निकालते रहता है। तो यही है कि इन सभी मुद्दों पर दोनों देश साथ रहे हैं। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही तो एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। मिखाइल मिशस्टीन ये है जापान के प्राइम मिनिस्टर, जबकि सना मारिन ये है फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं, ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। जबकि जो अजय सेठ हैं, इन्हें अभी हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अच्छा, भारत का ये जो राजस्व विभाग है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो राजीव गौबा ये कौन है? तो ये है कैबिनेट सचिव। अजय कुमार तो ये है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव। जबकि अजय कुमार भल्ला ये हमारे गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये भी हाल ही में 7 अप्रैल को मनाया गया है। ये 7 अप्रैल को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1948 को स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो अल सल्वाडोर है, इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अल सल्वाडोर ये मलेरिया मुक्त होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। जबकि लास्ट ईयर ही 2020 में मालदीव और श्रीलंका, इन दोनों को ही डब्ल्यूएचओ के द्वारा चेचक और खसरा मुक्त घोषित किया गया था। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 6 अप्रैल को अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। 5 अप्रैल को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जबकि 1 अप्रैल को उत्कल या ओडिशा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीत लिया है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और देखिए, ये जो अवार्ड है ये इंजीनियरिंग विज्ञान में इनकी उत्कृष्टता के लिए दिया जा रहा है। और ये अवार्ड 50 से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिसमें कि 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसके विजेता का चयन ये किसके द्वारा किया जाता है, INSA यानी कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, जिसके अध्यक्ष हैं चंद्रिमा शाह। और INSA की ये पहली महिला अध्यक्ष भी है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो शरद पगारे हैं, इन्हें 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इन्हें 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, इनकी रचना सनातन के लिए। जबकि अकितम नंबूतरी, इन्हें अभी हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, हालांकि इनका निधन भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो मंथली ये जो छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, मंथली छात्रवृत्ति दी जाएगी, और ऐसा शुरू करने वाला ये जो पहला राज्य है ये बन गया है सिक्किम। स्कूली छात्रों के लिए ये योजना शुरू की गई है। सिक्किम की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल है गंगा प्रसाद। और देखिए, ये मैप मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के नाम याद करवाए थे, तो इन्हीं का हम रिवीजन कर लेते हैं। सिक्किम से आगे यदि आप, मतलब कि जैसे ये है सिक्किम, यहाँ से आगे चलेंगे आप तो ये है डाफला हिल्स, अरुणाचल प्रदेश के पास डाफला हिल्स, मिशमी हिल्स। नीचे नागालैंड के पास आएंगे तो ये है नागा हिल्स, इसके ऊपर है पटकाई बुम। मिजोरम में है मिजो हिल्स। मेघालय से 3 आप याद रखेंगे, गारो खासी जयंतियाँ। फिर मणिपुर के पास है बरेल रेंज और मिल्किर हिल्स। अच्छा, सिक्किम से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 प्रमुख दर्रे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है नाथुला दर्रा, दूसरा है जेलेपा दर्रा। साथ ही जैविक खेती लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी है। इस क्वेश्चन में पहले राज्य की बात की जा रही है, तो जो सिक्किम है ये प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य है, हालांकि यूटी है। साथ ही वृक्षारोपण नीति ये पहली बार दिल्ली में ही शुरू की गई। केरल डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य बना। तमिलनाडु ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के द्वारा बनाया गया। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे कि ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो इसकी खोज क्रमशः 1642 और 1644 में की गई थी ओबेल तस्मान के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये है तस्मानिया। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बास स्ट्रेट। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, एबॉर्जिस। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें कलगुरली और कुलगाडी ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहते हैं, जो कि पर्थ से मेलबर्न तक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से बाहर निकलने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये बन गया है नॉर्थ कोरिया। जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण फिर से फैल रहा है,
इसे मद्देनजर रखते हुए अब इसने टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने का फैसला किया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, और यहाँ के जो तानाशाह है इनका नाम है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इन दोनों के बीच में स्थित है 38 पैरेलल लाइन, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। अब यदि हम बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक ये तो मतलब कि ये तो समर ओलंपिक है, 2020 में ही होने थे, लेकिन कोरोना के कारण ये पोस्टपोन होता गया। और अब हम जान लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है, और दोबारा से अध्यक्ष ये बन गए हैं थॉमस बाक। देखिए, दो ओलंपिक मैंने आप लोगों को बताए थे, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक ये यही है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था। इससे जो नेक्स्ट होगा 2024 में, जो कि आयोजित किया जाएगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। विंटर ओलंपिक ये होना है 2022 में, जिसे होस्ट करेगा चाइना की कैपिटल बीजिंग। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, जो कि इटली के द्वारा होस्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनके नाम की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। ये बन गए हैं जस्टिस NV रमना, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। अच्छा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन कौन व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, इसका फैसला यानी कि सलाह कौन करता है, सलाह देता कौन है? तो कॉलेजियम प्रणाली, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। कॉलेजियम में क्या होता है, इसका 1+4 का फॉर्मूला है, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। ये डिसाइड करते हैं, मतलब कि खुद ही के लिए इन्होंने खुद का नियम बना रखा है कि हम हमारा अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करेंगे। तो ये सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि हमने इनका नाम डिसाइड किया है। इसके बाद राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। अच्छा, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? तो देखिए, पहला तो यही है कि व्यक्ति को 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। इसके अलावा 10 साल तक उसने प्रैक्टिस की हो, मतलब कि वकालत, हाई कोर्ट का ये एडवोकेट रहा हो। तो अब यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे हीरालाल जेकानिया। जबकि पहली महिला न्यायाधीश, ध्यान दीजिए मैंने कहा है न्यायाधीश, ये थी फातिमा बीबी। 5 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ किसने किया है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। और इसके अंतर्गत मतलब कि इस प्लेटफॉर्म में जो 18 बीमारियां होती थी उसकी तुलना में अब 33 बीमारियों की निगरानी रखी जाएगी। और भारत इस तरह की उन्नत रोग निगरानी प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और यह जो टर्म लिखा हुआ है IHIP, तो वही है इसका हिंदी मतलब इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, मतलब कि एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।